हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में शिक्षण विधि से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का आलोचना करेंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आपको सभी प्रश्न जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फर्स्ट देखिए, पहला प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में पाठ्य योजना बना रहे हैं, अतः किस पर ध्यान देना आप अधिक उचित समझेंगे। देखिए, अधिक उचित समझेंगे, ठीक है, अधिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ज़्यादा उचित किस पे समझेंगे? स्कूली परिवेश, विद्यार्थियों के जातिभेद, शिक्षण का स्तर, या सभी पर जो है ध्यान देना अधिक उचित? तो ज़्यादा उचित शिक्षण का स्तर ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो शिक्षण का स्तर जो है उस पर आपको ध्यान देना होगा कि किस प्रकार पाठ्य योजना बनाकर जो है डिलीवर किया जाए, बच्चों को दिया जाए, क्लास किया जाए, तो उस पर ध्यान देना आपको अधिक उचित है जिस समय भी पाठ्य योजना बनता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर, चिंतामूलक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? चिंतामूलक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? यहाँ पर क्या है ना, छात्रों का ध्यान परखने के लिए, छात्रों की रुचि परखने के लिए, इनमें से कोई नहीं, विचारों को छात्रों ने कहाँ तक समझा यह जानने के लिए। तो चिंतामूलक प्रश्न जो है क्यों पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो चिंतामूलक प्रश्न जो है, सबसे पहले ये समझ रहे होंगे ये क्या चीज़ है, कि वही जो विचार विश्लेषण के प्रश्न, यानी कविता पे आता है भाव विश्लेषण का प्रश्न, उसी को ही चिंतामूलक प्रश्न कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो पाठ्यांश में जो विचार यानी भाव, कविता हो तो भाव, ठीक है, तो पाठ्यांश में आए विचारों और भावों को विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से, विद्यार्थियों ने स्पष्ट रूप से कहां तक समझा, उसे परखने के लिए पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा? अगर उसे परखने के लिए पूछा जाता है, मैं आपको डिटेल बताए, तो विचारों को, पाठ्यांश में आए विचारों को छात्रों ने कहां तक समझा यह जानने के लिए चिंतामूलक प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, आपका OSSTT लाइव क्लास जो है कंटिन्यू, अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9437122693। ओके, 9437122693 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो 2024 जनवरी पे आपका जो है OSSTT एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगमन विधि शिक्षादान में विद्यार्थियों को क्या करने का अवसर मिलता है? आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें जो है छात्रों से काम कराया जाता है, उनका ब्रेन जो एक्सरसाइज करता है, केवल परिभाषा को रटता नहीं है, वो वहां से परिभाषा निकाल देता है। किसी का नियम जो है, नियम व्याकरण का नियम, सॉरी परिभाषा बोला, व्याकरण का जो नियम है वो वहां से निकाल देता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, मान लो सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, वो खुद निकालता है उदाहरण से। तो ये क्या चीज होती है ना, ये आगमन विधि जो एक मनोवैज्ञानिक विधि है, आगमन विधि से ही हम पढ़ाते हैं व्याकरण बच्चों को। आगमन विधि शिक्षादान में विद्यार्थियों को क्या करने का अवसर मिलता है? तो विद्यार्थियों को क्या करने का अवसर मिलता है? निरीक्षण ना करना, ना करने का अवसर तो नहीं होगा। खोज और निरीक्षण ये सही आंसर है। परीक्षण करना नहीं, परीक्षण शिक्षक करता है। उदाहरण देना, उदाहरण भी शिक्षक जो है चार्ट बनाकर लाता है, फिर या श्याम पट पर लिखता है या फिर स्मार्ट बोर्ड पर दिखाता है, ये शिक्षक करता है। तो यहां पर विद्यार्थियों को खोज और निरीक्षण करने का जो है क्या होता है ना, मौका मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो है एक मॉक टेस्ट का प्रश्न है, आपको SSTD लाइव क्लास में भी जो है मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको। जैसे 60 मार्क आपका हिंदी आता है, उसी फॉर्मेट में ही आपको जो है मॉक टेस्ट, फर्स्ट मॉक टेस्ट भी मिला है, सेकेंड मॉक टेस्ट भी बहुत जल्द मिलने वाला है आपको, जो भी OSSTD लाइव क्लास के बच्चे हो। तो मॉक टेस्ट का ये भी 10 मार्क जो है, एक छोटा सा मॉक टेस्ट था, उसी का ही प्रश्न में अभी आपको आलोचना कर रहा हूँ। बहुत पुराना मॉक टेस्ट है, मैं कभी कई बच्चों को दिया था ये मॉक टेस्ट, उसी को आलोचना। 4 नंबर, निम्न में से कौन से आगमन विधि के 4 व्यवस्थित पद हैं? आगमन विधि के, ठीक है, आगमन विधि जो एक मनोवैज्ञानिक विधि, उसके 4 व्यवस्थित पद। तो उस पर सबसे पहले क्या करना होता है ना, उदाहरण देना होता है। यहां पर देखिए B में भी उदाहरण है और D में भी उदाहरण है। A और C में नियमीकरण है, इसको छाड़ दो, ये नहीं होता। सबसे पहले तो उदाहरण देना होता है, उदाहरण के बाद क्या करना होता है ना, निरीक्षण। तो देखिए B पे भी निरीक्षण है, D पे भी निरीक्षण है। उसके आगे चलते हैं, उसके बाद होता है नियमीकरण,
उदाहरण, निरीक्षण, फिर जो है नियमीकरण। तो अब यहाँ पर बी में नियमीकरण नहीं है, डी करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद जो है परीक्षण, ठीक है, परीक्षण करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर जो है ये 4 व्यवस्थित पद है कि उदाहरण, निरीक्षण, निरीक्षण यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न जो पूछते हैं, ठीक है, शिक्षण विधि में। उसके बाद होता है नियमीकरण, ठीक है, विद्यार्थियों से निकलवाया जाता है। फिर उसके बाद जो है परीक्षण किया जाता है। ओके, तो डी नंबर करेक्ट उत्तर है कि निम्न में से कौन से आगमन विधि के 4 व्यवस्थित पद हैं। डी नंबर करेक्ट उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर। कक्षा में आप कक्षा में अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं। पाठ में आए कठिन शब्दों पर आप कब चर्चा करेंगे। पाठ में जो भी शब्द आता है, कठिन शब्द, जिसे हम विद्यार्थियों को बोलते हैं कि नए शब्द, ठीक है, क्योंकि कठिन कहने से एक जो है नेगेटिव माइंड में आता है, विद्यार्थी सोचेंगे कि कठिन शब्द है, तो विद्यार्थियों को नए शब्द बोला जाए कि जो नए शब्द आपको लग रहे हैं आप उसे कॉपी में क्या करिए, न लिखिए। तो आप कक्षा में अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं, पाठ में आए कठिन शब्दों पर आप कब चर्चा करेंगे। तो किस समय चर्चा करना होता है पाठ में जो भी शब्द। सारांश कथन के समय बिल्कुल नहीं, सारांश कथन तो पुनरावृत्ति के सोपान पर होता है। कक्षा कार्य कराते समय, ये तो पूरा लास्ट हो गया जाकर प्रयोग पे। नेक्स्ट क्या है, अनुवाचन। अनुवाचन के बाद नहीं, अनुवाचन के बाद भी नहीं है, क्योंकि अनुवाचन के बाद जो है कुछ हम ज्ञानमूलक प्रश्न पूछते हैं। और अंत में है पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में। ये करेक्ट आंसर है डी नंबर के पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण में ही जो शब्द आते हैं, कविता हो, गद्य पद्य कुछ भी हो, उसमें जो है आलोचना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा पठन के 4 कौशल में से निम्न में से कौन सा मुख्य कौशल है। तो भाषा पठन के 4 कौशल हैं, ठीक है, LSRWR पढ़े होंगे, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो ये श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन एक कौशल है। श्रवण यानी सुनना, भाषण यानी बोलना, कहना, ठीक है। उसके बाद होता है श्रवण, भाषण, वाचन यानी लिखना, सॉरी वाचन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना। तो इसमें से 2 मुख्य कौशल हैं, 2 गौण कौशल हैं। तो अब यहां पर प्रश्न है, भाषा पठन के 4 कौशल निम्न में से कौन सा मुख्य कौशल है। तो मुख्य कौशल कौन सा होगा, मुख्य कौशल है कहना सुनना, ये मुख्य कौशल है, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं, 7 नंबर। पद्य पढ़ाते समय अध्यापक विद्यार्थियों से मौन वाचन क्यों कराते हैं। मौन वाचन, मौन वाचन समझ रहे हैं कि हम जैसे उड़िया में जिसे बोलते हैं कि मने मने पढ़ी दिया, कोई साउंड नहीं होगा, विद्यार्थी जो है चुपचाप ही मन में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं मौन वाचन। मौन का मतलब है चुप, खामोश। तो यहाँ पर प्रश्न है, पद्यपाठ पढ़ाते समय अध्यापक, यार लाइक बनता है वीडियो को, जरूर वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत तक बने रहें, दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को तो बनता ही है यार, सब्सक्राइब, आए हैं चैनल पे, आप पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, घंटी वाला आइकन दबाएं। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न है, पद्य पढ़ाते समय अध्यापक विद्यार्थियों से मौन वाचन क्यों कराते हैं। मौन वाचन करने का क्या उद्देश्य होता है। स्पष्टीकरण के लिए नहीं, स्पष्टीकरण तो अध्यापक करेगा। आत्मीकरण के लिए, ये सही है। भाव विश्लेषण, काव्यात्मक स्वाद लाने के लिए नहीं, काव्यात्मक स्वाद लाने के लिए फिर तो वाचन कराएगा, वो सस्वर वाचन करेगा, ठीक है, सस्वर अनुवाचन। तो आत्मीकरण के लिए यहाँ पर सही है कि पद्यपाठ पढ़ाते समय अध्यापक विद्यार्थियों से मौन वाचन कराते हैं, कि मौन वाचन करते समय इसको जो आत्मीकरण सही से जो है क्या करें, इसे अंदर ले पाएं, हृदय पे सही से बिठा पाएं, इसलिए जो है मौन वाचन कराते हैं कि सही से समझ पाएं धीरे धीरे पढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखन कौशल के विकास के लिए प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों को किस लेख की आवश्यकता होती है। किसके लिए, लेखन कौशल के विकास के लिए प्रारंभिक स्तर के, यानी पहले जो बिल्कुल सीख रहे हैं। जैसे आप जब गवर्नमेंट हाई स्कूल पे जाएंगे तो क्लास 6 से वो लोग का हिंदी है, तो प्रारंभिक स्तर वहीं पर आकर होता है उनका, ठीक है। अगर कहीं पर मान लीजिए क्लास 2 से है, 1 से है, 3 से, तो वही प्रारंभिक स्तर होता है। तो लेखन कौशल के विकास के लिए प्रारंभिक स्तर में विद्यार्थियों को किस लेख की आवश्यकता होती है, कि लेखन कौशल का विकास करना है। तो देखिए प्रारंभिक स्तर तो अनुलेख की ही आवश्यकता होगी प्रारंभिक स्तर पे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, अनुलेख की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रारंभिक स्तर में बच्चा तो अनुलेख ही करेगा ना,
देखकर ही लिखेगा और क्या कर सकता है प्रारंभिक स्तर में, उसके बाद ही समझिए। अनुलेख क्या होता है, न छात्र क्या करता है, न शिक्षक का अनुकरण करता है, शिक्षक जो लिखता है उसे देखकर लिखता है, तो अनुलेख की ही आवश्यकता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके OSSTD के लिए, ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। व्याकरण पाठ विधि में आगमन विधि की विशेषता क्या है? हाँ, आगमन विधि की विशेषता क्या है? राइट, व्याकरण पाठ विधि में आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि, तो इसकी विशेषता क्या होती है? नियम विद्यार्थियों से निकलवाया जाता है, बिल्कुल सही। शिक्षक नियम निकालता है, आगमन विधि में नहीं होता, ये निगमन विधि में होता है। क्या नियम बताकर उदाहरण दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, निगमन विधि पे होता है। आगमन विधि पे उदाहरण देकर नियम निकाले जाते हैं। इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? कि ए नंबर तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नियम जो है विद्यार्थियों से निकलवाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, नियम निर्धारण के प्रश्न पूछकर जो है हम नियम निकालते हैं। तो नियम यहां पर विद्यार्थियों से निकलवाया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पद्य पाठ पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से भावबोध प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न का स्तर कैसा होना चाहिए? ठीक है, चलिए आलोचना करते हैं। तो और एक चीज आपको बता दूं, एक फेसबुक पेज भी है GH नॉलेज प्रो, आप वहां पर भी जो है जाकर उस पेज को फॉलो कर दें, आपको वहां पर भी नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि आप बहुत समय सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक पे एक्टिव होंगे तो वहां पर भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो GH नॉलेज प्रो फेसबुक पेज जो है उसको भी शेयर लाइक करें। पद्य पाठ पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थियों से भावबोध प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न का स्तर कैसा होना चाहिए? कि जो भावबोध प्रश्न पूछता है उसका स्तर कैसा होना है? सरल, हाँ सरल होना चाहिए। फिर भी देखते हैं, जटिल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरल और जटिल, सरल होना चाहिए, जटिल तो नहीं होना चाहिए। सरल और स्पष्ट, हाँ एक करेक्ट उत्तर है, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। जो क्या प्रश्न पूछता है? न भावबोध प्रश्न, क्योंकि देखिए भावबोध प्रश्न जो है हम कब, जिसे बोध ज्ञान प्रश्न का हम कब पूछते हैं? कि हम वाचन के, विद्यार्थी अनुवाचन के, तो उतने में विद्यार्थी जो है सारा चीज को समझ नहीं पाएंगे, वो बस कुछ समझे होंगे। वाचन अनुवाचन से जितना उन्हें समझ में आएगा, तो इसलिए हमें कैसा प्रश्न पूछने दें? हम अधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थी गहराई पे नहीं गए हैं, क्योंकि हम वाचन किए हैं, विद्यार्थी अनुवाचन के। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वहां पर सरल और स्पष्ट प्रश्न, पूरा स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है जो वाचन अनुवाचन से समझे है उस हिसाब से, उस आधार से जो है बता पाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यही 10 प्रश्न, नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण विधि के और कुछ 15-20 प्रश्न लेकर आऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2024 OSSTD जो जनवरी पे है उस पर जो है लाइव क्लास अभी कंटिन्यू है। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।